आज़ाद तो हुए 77 साल उसको भी हुए जैसे हिंदुस्तान, लेकिन आज तक पाकिस्तान को सलीका नहीं आया मेल जोल का, मिलने जुलने का। आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री स्तर पर भी प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, मेहमानों के साथ बर्ताव सलूक क्या होना चाहिए, मेहमान के आने उसके जाने के दौरान उसकी आवभगत कैसे होनी चाहिए, यह कुछ भी पाकिस्तान में आज तक सलीके से तय नहीं हो सका। उसका कोई रास्ता नहीं है। और पाकिस्तान की आज यूं कही कि इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। और क्यों हुई है? इसलिए कि जर्मनी की मंत्री आई थी, शुल्ज, और सेजा शुल्ज वहाँ की फेडरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और उनको मिलना था वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से। जब प्रधानमंत्री आवास के भीतर गाड़ी आ गई, यानी परिसर के अंदर गाड़ी आ गई, तो आवास के भीतर वो जाने लगी, सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, आप देख रहे हैं। जब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर बरामदे तक आ गई, जिसके सामने दरवाज़ा था, अंदर जाने के बाद प्रधानमंत्री इंतज़ार कर रहे थे मिलने का, वहाँ उनको रोक दिया गया और कहा गया कि मैडम आपका जो बैग है ये बैग रख दीजिए। वो मंत्री हैं, जर्मनी जैसे देश की आई हैं आपकी मदद के लिए, और संतरी कहता है कि इस बैग को यहीं रखिए, चेकिंग होगी और ये यहीं रहेगा, जब आप निकलेंगे तो बैग लेकर के जाइएगा। उन्होंने क्या तमाशा है आप लोगों का, ये क्या तरीका है आपका? वो नाराज़ हो गई, उन्होंने अपने पैर पीछे खींचे, मुड़ी और सीढ़ियाँ उतरने लगी। सीढ़ियाँ जब उतरने लगी तो वहाँ जो अधिकारी थे वो हक्का बक्का हो गए, हाथ पांव फूल गए। फिर वो मिन्नतें करने लगे। यह पूरा वीडियो देखिए और फिर मैं बताता हूँ आगे। प्लीज स्टॉप। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज। मैंने 3 गाड़ी पुलिस भेजी है, ये आपके घर वालों को सुनिए प्लीज। बस वो 3 है, दिस बस बस फिनिश। नो नो यू टोल्ड अस यू कैन नॉट आफ्टर वेट 3 बस दैट्स इट। आगे खड़े हो जाओ, यहाँ से बस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Okay, we go. तो फिर इन लोगों के हाथ पांव फूले, हवाइयाँ उड़ने लगी। फिर अधिकारियों ने हाथ जोड़ करके बुलाया। और फिर वे अंदर गईं। जब शुल्ज अंदर गईं तो उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और जब अंदर का वीडियो आप देखेंगे तो बगल में उन्होंने अपना बैग रखा हुआ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मदद जर्मनी जितनी की है वो तारीफ़ के काबिल है, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे जो कारोबारी रिश्ते हैं वो लगातार बेहतर होते चले गए, भरोसे का संबंध हमारा मजबूत होता चला गया, और मुश्किल वक्त में जर्मनी ने हमें बार बार मदद दे करके अपना अच्छा दोस्त होने का सबूत दिया है। लेकिन अच्छे दोस्त के साथ सलूक आपने क्या किया, ये दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोग ही लगातार अपनी सरकार को कोसे जा रहे हैं, बाकी देशों की बात तो छोड़ दीजिए। अब ये तो प्रधानमंत्री से मिलने के दौरान अधिकारियों और संतरियों की बात है। प्रधानमंत्री ने क्या किया ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पिछले महीने शहबाज शरीफ रूस की यात्रा पर थे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। तस्वीर देखते रहिएगा। व्लादिमीर पुतिन आए मंच पर और शहबाज शरीफ थे। पुतिन को हाथ मिलाना था और वो खड़ा होकर के हाथ मिलाने के लिए जैसे ही थोड़ा सा हाथ बढ़ाए कि शहबाज शरीफ आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए तो व्लादिमीर पुतिन को लगा कि किनके लिए आगे बढ़ गए। तो पता चलता है कि लावरोव जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, सर्गेई लावरोव, उनके लिए आगे बढ़ गए उनसे हाथ मिलाने के लिए। एक शासनाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति के सामने खड़ा है, प्रोटोकॉल कहता है कि आप दोनों बराबर के हैं, आप दोनों को हाथ मिलाना है। अगर विदेश मंत्री, गृह मंत्री, किसी भी मंत्री को आना है तो फिर आकर के आपके पास वो हाथ मिलाएगा, ना कि आप बढ़ करके जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति से आप हाथ नहीं मिला रहे हैं, जो आपका मेज़बान है, जिससे मिलना है, आप उसको छोड़ करके और
विदेश मंत्री की तरफ लपक लेते हैं। यह जो तस्वीर थी यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए बड़ी फजीहत लेकर के आई थी और इसके लिए भी पाकिस्तान के लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को बहुत कोसा था और दुनिया में थुक्का फजीहत तो हुई ही थी पाकिस्तान की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 77 साल में भी यह देश साधारण सी बात नहीं समझ सका कि मेल जोल कैसे करना है और अपने मेहमानों की खातिरदारी कैसे करनी है, जबकि बाकायदा प्रोटोकॉल का पार्ट होता है, अक्षरशः लिखा होता है कि कैसे चलना है, क्या करना है। फिर भी उटपटांग बिढ़ंगा देश सलीके से चलने आया नहीं, शऊर है नहीं। अब कैसी कैसी बेइज्जतियां होती हैं, कोई दूसरा देश हो तो डूब मरेगा। 2019 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और वो गए थे सऊदी अरब की यात्रा पर, लेकिन उसी समय संयुक्त राष्ट्र में महासभा की बैठक थी जिसको हम जनरल असेंबली कहते हैं। तो देश के जितने भी शासनाध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वह जाते हैं और उनका भाषण वहाँ होता है। तो महासभा की बैठक में वो सऊदी अरब का प्लेन लेकर के, मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, ये सामने आपको दिख रहे हैं, इनका विमान लेकर के इमरान खान चले गए अमेरिका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भाग लेने के लिए। लेकिन वहाँ जो उनकी पॉलिसी थी उससे मोहम्मद बिन सलमान का माथा ठनका। उनको लगा कि ये जो यहाँ डिप्लोमेसी इनकी चल रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि काम करो, विमान मंगवा लो। उन्होंने जिस विमान से इमरान खान को भेजा था वो विमान इमरान खान को छोड़ करके लौट आया। और मैं सिर्फ ये कही सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार हैं दुनिया में जिनका नाम है नज़म सेठी, उन्होंने रिपोर्ट की थी कि इमरान खान का विमान मोहम्मद बिन सलमान ने गुस्से में मंगवा लिया था और बाद में दूसरे विमान से आते रहे। तो इस तरह की बेइज्जतियां उस देश की होती हैं जो देश अपनी बुनियाद ठीक नहीं कर सका, इसलिए उसके ऊपर जितनी भी ईंटें थीं वो लगातार हिलती डुलती रहती हैं और पूरी इमारत जो है वो कभी भी ढह जाने के लिए तैयार बैठी दिखती है। इसीलिए शासनाध्यक्ष के तौर पर कभी जनरल आ जाता है और कभी चुन करके ऐसी सरकार आती है जो सेना के तहत रहती है। इसीलिए आज तक किसी भी चुनी हुई सरकार ने 5 साल अपने पूरे नहीं किए पाकिस्तान में। ये स्थितियां पाकिस्तान की हैं। और जो देश कटोरा लेकर खड़ा है वो क्या करता है? वो 2 काम करता है, आतंकवादियों को पैदा करता है और आतंकवादियों के लिए गोला, बम, बारूद, असलहा देता है। यही सप्लाई है, यही प्रोडक्शन है उसका। इसके अलावा उसने कुछ सीखा नहीं है। और उससे जो सबसे ज़्यादा परेशान मुल्क है वो हिंदुस्तान है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ हमारी फोर्सेस का ऑपरेशन लगातार चल रहा है, तेज़ है। उधमपुर में आतंकवादियों की तलाश इस वक्त चल रही है, ऑपरेशन ऑन है। और इसके लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर के रखा हुआ है। इलाके के जंगलों का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, क्योंकि ये कहीं कंदराओं में, कहीं चोटियों के ऊपर, कहीं छुप करके आकर के बैठे हुए पहले से इन्होंने पोजीशन ले रखी है और अचानक ये गोलियां चला देते हैं। ये माना जा रहा है कि ये कुड़मगज, बददिमाग, जाहिल आतंकवादी नहीं हैं, ये पाकिस्तान के ट्रेंड जवान हैं, कमांडोज हैं जो हिंदुस्तान में घुसाए गए हैं और इन्होंने आकर के यहाँ अलग अलग जगहों पर अपनी जगह ले ली है। और इसलिए एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और पिछले 4 महीनों में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, आतंकवादी भी मारे गए हैं और लगातार ऑपरेशन के खिलाफ चल रहा है। अब इसको लेकर के मैं अपने मेहमानों को आपके साथ जोड़ना चाहता हूं ताकि जम्मू कश्मीर को हम समझ पाएं कि अभी जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है और आतंकवादियों की तरफ से जो तैयारियां हैं, मंशा क्या है, ऑपरेशन कब तक चल सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के लिहाज से वहाँ स्थितियों को बिगाड़ने की साजिश पाकिस्तान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। इसलिए जेकेएस परिहार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेजर जनरल जेकेएस परिहार साहब और मेजर जनरल संजय मेटन साहब, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। परिहार साहब, ये पिछले 2.5-3 महीनों में जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर्स चल रहे हैं और ये थोड़ा टफ लगता है कि टेरेन टफ है। पीर पंजाल का इलाका है, कश्मीर में नहीं है, जम्मू में है, बुडोड़ा में, उधमपुर में, सांबा में, रामबन में। तो ये
वैसे पहाड़ हैं जो जंगलों से घिरे पड़े हैं। ये आतंकवादी हैं, ये कमांडोज हैं। पाकिस्तान की जो कॉन्स्पिरेसी है वो क्या है, इंटेंट क्या है, ऑपरेशन जो हमारा है ये कब तक उनको रूट आउट कर देगा? देखिए, मैं कहूँगा कि ये सारी बातें जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई है, वो बांग्लादेश के बनने के बाद से ही वो लगातार चलता रहा है। और अभी जो नया जो एपिसोड शुरू हुआ, ये जैसे ही धारा 370 हटी है, उसके बाद से ये पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया हुआ है। हमने कश्मीर वैली में जहाँ पर की आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा जमी हुई थी, जिनकी जड़ें 30 साल से बहुत गहरी हो गई थी, उसको पूरा का पूरा वहाँ से इरेडिकेट कर दिया। उनके स्लीपर सेल्स और सारे बिल्कुल ख़त्म हो गए। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि अब उसे कश्मीर में कुछ करने के लिए बचा नहीं है। और इसी बीच में कोविड का पीरियड और उसके बाद में जिस तरह से चाइना का एग्रेशन एलएसी पे हुआ, तो हमारे राष्ट्रीय राइफल्स का कुछ डिप्लॉयमेंट जो है वो एलएसी की तरफ गया, तो इससे इनको मौका लगा। दूसरा, इन्होंने जो स्ट्रेटेजी ये प्लान करी कि अब अगर हम जम्मू जो कि लगातार शांत पड़ा हुआ है, वहाँ पर अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। तो ये पिछले 4-5 साल से बाद धीरे धीरे इन्होंने करते रहे। खास करके जो हमारे बॉर्डर जो एलओसी से लगे गडरिया और जिसपे हमारा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ग्रुप्स थे, उसमें कुछ कमियां हुई, मैं मानता हूँ, मगर वो इतनी बड़ी नहीं थी। पिछले 6-7 महीने के अंदर आतंकवादियों के नाम पे इन्होंने जो है नॉर्थ पंजाब और साउथ जम्मू डिविजन्स के एरियाज के थ्रू शकरगढ़ सियालकोट सेक्टर से अपने कमांडोज को भेजा हुआ है। ये पहले भी वो कर चुके हैं। मुजाहिदीन जो 47-48 में आए थे वो भी इसी तरह के थे। उसके बाद 65 के वार की उसमें भी हुआ, फिर कारगिल टाइम पे भी हुआ। तो ये उन्होंने वहाँ पे जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उसमें हरकतें करी। इनका पूरा एम ये है कि जम्मू कश्मीर में शांति ना रहे और इलेक्शन प्रोसेस को वो डीरेल करें। मगर इसमें जो है हमारे आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जे.एंड.के पुलिस, वो सारे एक्टिव हो गए और इनकी कमर टूट रही। मैं मान के चलता हूँ कि 3-4 हफ्ते के अंदर इस पे पूरा जो है वो काबू पा लिया जाएगा। भारत सरकार के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जितने विधानसभा चुनाव में ज़्यादा उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनका इलेक्शन कैंपेन में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें एक मेजर सिक्योरिटी वीपअप उनको देना होगा। और जनरल संजय मिस्टर, ये परिहार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। 58% से ज़्यादा लोकसभा चुनाव में वोट कास्ट हुआ जम्मू कश्मीर में। विधानसभा चुनाव हैं, अगर इसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जैसे शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव हुए या उससे पहले वहाँ के डीडीए के चुनाव हुए थे, अगर ये हो जाता है तो दुनिया में एक बड़ा मैसेज आएगा कि जम्मू कश्मीर डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है। और इसी को नाकाम करने के लिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान कामयाब हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान 1947 जब से वो बना था, आज़ादी के बाद जो अंग्रेज़ों ने हमें बांट दिया था, उसकी स्ट्रैटेजी यही रही है कि इंडिया को कश्मीर मुद्दा उसने पहले से उठा दिया था। 47-48 में उसने कश्मीर में इंकर्जन किया, आपको पता है, बारामूला और एयरफील्ड तक आ चुका था। उसके बाद कई लड़ाई उसने लड़ी है। हर बार प्रॉब्लम तो उसको ही है। आप देखिए, हमने एक उसी का टुकड़ा जो ईस्ट पाकिस्तान का, उसका बांग्लादेश हमने बना दिया। दूसरा, जो पाकिस्तान की इकनॉमी थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हिंदुस्तान आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो कहने का मतलब है उसकी स्ट्रैटेजी ये चलती जा रही है। स्ट्रैटेजी उसकी मुख्य तौर पे है भारत को डिस्टेबलाइज करना और इन पर्टिकुलर कश्मीर और जो बॉर्डर इलाका है पंजाब वगैरह को डिस्टेबलाइज करके और कश्मीर के मुद्दे को अलाइव रखना। क्यों? इसका क्यों का सब 2-3 कारण है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो पूरे विश्व को समझना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को भी, पाकिस्तान की कमजोरी कश्मीर नहीं है, वो एक डाइवर्जन है। उसकी कमजोरी है ड्यूरेंट लाइन। और पाकिस्तान को पता है कि हिंदुस्तान और जब अफगानिस्तान था, जो बॉर्डर था, तब उस समय ये इंडस रिवर के साथ था, जो 1893 से पहले खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान अफगानिस्तान का हिस्सा था।
अंग्रेज़ों ने जो वो फ्रंट पॉलिसी अपनी की थी और वहाँ पर फिर उन्होंने जाके ये 1893 ड्यूरन लाइन ट्रीटी अफगान किंग अमीर के साथ साइन की थी, वो आज भी कोई भी तालिबान 1.0 तालिबान 2.0 किसी भी हुकूमत ने ड्यूरन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। उनका डर ये है कि जिस दिन पठान सारे पश्तून वहाँ यूनाइट हो गए तो ये पूरा इलाका जो खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है वो वहाँ चले जाए। उसके लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी की, अफगानिस्तान को कहाँ से कहाँ ले गए, वहाँ पर कट्टरपन लेके आ गए और उन्होंने अपना एम काफ़ी हद तक अचीव कर लिया। और बात किसकी छेड़ें? कश्मीर की। पूरा विश्व पागल हो रखा है कि कश्मीर, एक्चुअल मुद्दा वो है। पाकिस्तान बहुत चालाक देश है और जितने भी इसने ऑपरेशंस किए हैं, 65 में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर है, ये उसने नाम कहाँ से लिया है? जिब्राल्टर एक जगह है जो स्पेन के पास है, जी। वहाँ पर भी ये मजहब के ऊपर लड़ाई हुई थी, कहने का मतलब है। दूसरा उसका मुद्दा है मजहब पे हिंदुस्तान के लोगों को, मतलब जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको गुमराह करना, और ये मजहब की लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन नुकसान तो उसी का हो रहा है। आज हिंदुस्तान वैसा का वैसा खड़ा है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में, सॉलिड मिलिट्री पावर है, हमारी पॉलिटिकल रीच बढ़ गई है। G20 समिट हमने इतनी बढ़िया की, पाकिस्तान तो बेवकूफ़ों के जैसे लगा हुआ है, अपने को पीछे कर रहा है। और ये कश्मीर का मुद्दा उठाता क्यों है? एक तो मैंने बता दिया डाइवर्जन है ये ड्यूरन लाइन का। दूसरा है जिस दिन कश्मीर का मुद्दा खत्म हो जाए तो पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ मुद्दा बचेगा ही नहीं, उसके लोग उसको खा जाएंगे। वैसे ही वहाँ लोग परेशान हैं। इमरान खान को जब हटाया था, आपको याद होगा, वहाँ कोर कमांडर्स और उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस पे वहाँ की जनता ने हमला किया। कितनी आक्रोश, उनमें इतना आक्रोश था उनकी सेना के प्रति। तो ये साफ जाहिर है कि जी, हर एक लिहाज बहुत बड़ी बात आपने कही है। मुझे लगता है कि दर्शकों को समझ में आया होगा। ड्यूरन लाइन ये 1893 में एक सीमा खींची गई थी। उस सीमा ने बताया कि हिंदुस्तान के हिस्से में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान के दो प्रांत हैं, वो आगे हिंदुस्तान के हिस्से में, बाद में बंटवारे में पाकिस्तान के पास चला गया। अगर ड्यूरन लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता है तो वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, यह दोनों अफगानिस्तान का हिस्सा, अफगानिस्तान दावा भी करता रहा है। तो वो जो अफगानिस्तान के साथ युद्ध ना हो, अफगानिस्तान उन इलाकों को लेने के लिए पाकिस्तान से दुश्मनी ना मोले, इस खातिर अफगानियों से मिलकर के जम्मू कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठाता है, ताकि इस मुद्दे की आड़ में वो अपने ऊपर होने वाले हमले, अपने ऊपर जो मंडरा रहा खतरा है, उससे अपने आप को बचा सके। जनरल परिहार, लेकिन एक सवाल है, वो 47 है, 65 है, 99 है, ये घुसपैठ बार बार की होना और हिंदुस्तान की फ़ौज को बार बार उन लोगों को धकेलना, पाकिस्तान हर बार चारों खाने चित गिरता है। लेकिन सवाल ये है कि हम परेशान होते हैं, हम अपने जवान गंवाते हैं, हमारे यहाँ नुकसान होता है, और कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए कि आप हमारे यहाँ आ ना सकें। और जैसे देश के बाकी हिस्सों में आज तक कोई पिछले 10 साल में आतंकवादी वारदात नहीं हुई, तो जम्मू कश्मीर टेररलेस क्यों नहीं हो सकता? मैं पहले तो जनरल मैस्टन साहब का बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने जो पॉइंट लिया है, इसी पॉइंट को मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि जड़ जो है वो बलूचिस्तान से ही शुरू होती है। अब आपने जो पूछा है कि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को क्यों नहीं रोका जा सकता है, तो इसका जो है कि पाकिस्तान की सीमा वैसे तो गुजरात से लेके पूरे उसमें जम्मू कश्मीर तक जाती है, पर आप देखिए घने जंगल, पहाड़ और नदियाँ, और काफ़ी बहुत ज़्यादा चौड़ा जो इलाका है उसके अंदर ये पोरस बॉर्डर है। इसको आप मैन टू मैन एवरी सेंटीमीटर आप इसको कर ही नहीं सकते हैं। बहुत ही बड़े डेंस फॉरेस्ट और ये है, तो इसका फ़ायदा जो लोकल वहाँ पर होते हैं उनके थ्रू ये होता है। और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि अनलेस अनटिल आप पूरे इलाके के 3-4 किलोमीटर के जंगल साफ कर दें, जो फिजिकली पॉसिबल नहीं। तो ये समस्या तो बाकायदा रहेगी। जी, हमारी सर, पेट्रोलिंग बढ़ी है, सर, हमने फेंसिंग ठीक करी है, तो इसमें कम होगा। और ये दावा इस बात का भी है कि बहुत जल्दी ही वहाँ से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। सर्प विनाश 2 2003 में एक ऑपरेशन इसी इलाके में चला था, पीर पंजाल का बेल्ट है, और आतंकवादियों का सफाया इस तरफ से हो गया था। हमारी फोर्सेस अब लगातार घाटियों में, पहाड़ों में, गुफाओं के भीतर घुस करके और हाइडआउट्स जितने भी हैं वहाँ उनको देखना और उनको मारने का काम शुरू कर रही हैं। और सरकार का दावा है और फोर्सेस का भी कि बहुत जल्दी ही इनका सफाया जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। सर, आप दोनों जुड़े, आपने अपनी बात शेयर की है। थैंक्स।